फैंस बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके बेटा। मैम बेटा कैसी हैं आप? अस्सलाम। जी मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपना। लास्ट टाइम हमने किस पे लेक्चर दिया था? मैम ट्रैक्शन, सर्वाइकल और डंबल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन पे किया था। ट्रैक्शन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी ने खोल के देखा था लेक्चर? यस। ओके गुड। ओके, आज जो लेक्चर हमने करना है वो हमारे पास एक नई मोडालिटी है, दैट इज अ यूवीआर। यूवीआर के बारे में किसी ने पहले डिस्कस किया है या सुना है इस बारे में कि यूवीआर क्या होता है? क्लास, अल्ट्रावायलेट मैम रेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। एंड ये विजिबल के और उसके दरमियान होती है, इंफ्रारेड के दरमियान में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। और इसकी 3 टाइप्स होती है, यूवी, यूवीबी, यूवीए और यूवीसी। शाबाश। और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और मैम ये एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए ये मॉडलिटी यूज की जाती है। ये जिनको एलोपेशिया टॉपिक मिला लगता है उन्होंने स्टडी कर ली है यूवीआर, ऐसे ही है? यस मैम। यस मैम। ओके गुड, शाबाश। अच्छी बात है कि आपको आज का, जिन्होंने ऑलरेडी यूवी रेडिएशन जो है वो स्टडी किया है, उसको आज का लेक्चर समझने में ज्यादा इजी होगी। कि आज हम बात करेंगे यूवीआर रेडिएशन पे। फर्स्टली, यूवीआर रेडिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है? एंड दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर प्रेजेंट on the electromagnetic spectrum between the visible and the non-visible rays के दरमियान में, ठीक है? और यूवीआर जो है दैट इज अ नॉन विजिबल टू आई, ठीक है? दैट इज अ नॉन विजिबल, और इसका नेचुरल सोर्स है लाइक द इंफ्रारेड रेडिएशन इज द सन। कि जैसे सन से आपको डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज रेस मिलती हैं, इसी तरह यूवी रेस भी जो सा है वो आपको सन से मिलती है, ठीक है? एंड दिस इज द अल्ट्रावायलेट रेस। और इसमें भी डिफरेंट टाइप आपको वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है? आज जो हमने बात करनी है हम यूवीआर देखेंगे और मोस्टली यूवीआर की प्रोडक्शन देखेंगे कि नेचुरल सोर्स हमारे पास सन था और आर्टिफिशियली अब तक जो सा है हम कैसे यूवीआर की प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर द थेराप्यूटिक यूजेस के लिए एंड फॉर द क्लिनिकल यूजेस के लिए, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, अगर एक्टिनोथेरेपी के बारे में बात करते हैं कि अगर हम किसी रेडिएशन के थ्रू जो से थेरेपी कर रहे हैं, इट्स मीन दैट इज द एक्टिनोथेरेपी एंड इट्स इंक्लूड द टू रेडिएशंस, वन इज द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अदर वन इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन कौन सा है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Ultraviolet radiation is present between the visible and the X-rays on the electromagnetic spectrum, and it have the wavelength between the 10 nanometer to the 400 nanometer तक, and it is invisible by the human eye and can cause the sunburn and tanning on exposure to the sunlight. तो इसलिए कहती है कि जब आपने सन बाथ लेने का सोच ही लिया तो जरूरी नहीं है कि आप 3 से 4 घंटे जो सा है वो सन बाथ लेते रहे या फिर आप सनलाइट में एक्सपोज है। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है तो बहुत ज्यादा यूवीआर रेज भी हमारी बॉडी जो सी वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसलिए इस तरह की हीट से जो है वो बचना चाहिए। अगर हम मोर एक्सपोजर होंगे
इस सनलाइट का, तो हमें सनबर्न या हीट स्ट्रोक होने के जो से वो चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए कि आप ज्यादा एक्सपोजर ना करें सनलाइट का, दूसरा वाटर इनटेक करें, और तीसरी चीज जो सी है वो कवर्ड करें, अपने हेड को खासों पे कवर्ड करें। जो बॉयज हैं वो कैप पहने, रुमाल ले ले, और गर्ल्स जो है वो भी कैप पहन सकती हैं, यानी आपने दुपट्टा के साथ जो सा है वो रुमाल के साथ जो है वो अपना हेयर को कवर करके रखें। अम्ब्रेला यूज कर सकते हो, सन ग्लासेस यूज कर सकते हैं, इवन के आप सन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सनलाइट। क्योंकि अगर ये ओवर एक्सपोजर हो जाए आपकी स्किन टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट का, तो आपकी स्किन जो सी है वो टैनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर लार्ज एक्सपोजर हो जाता है तो वो आपको स्किन बर्न भी चांसेस जो उसके इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, तो दैट अल्ट्रावायलेट रेज इज लाई बिटवीन द विजिबल रेज एंड द एक्सरे रेज के दरमियान में जो सा है वो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सी है वो प्रेजेंट है। ठीक है, they can transmit more energy than the visible rays। जैसे कभी किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि these rays have the larger energy, तो that's why अगर आपका longer exposure हो जाता है more than the half hour, आपकी स्किन बर्न होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। There are the three types of the UVR radiation. First is the UVA, ठीक है, that is the longer wavelength, it is between the 315 to 400 नैनोमीटर। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या आता है, इट कॉज द एरिथमिया विदाउट द पिगमेंटेशन। ठीक है, ये एरिथमिया कॉज करती है सनबर्न जो सा है वो, इसमें सनबर्न के चांसेस जो सा है वो सबसे ज्यादा कम है। तो दैट्स व्हाई इन द क्लिनिकल यूजेस ड्यू टू द लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से आप जो रे यूवीआर यूज करते हैं दैट इज द टाइप ऑफ द यूवीए। ठीक है, एंड इट हैव द वेवलेंथ बिटवीन द 315 to the 400 nanometer। Then second type is the UVB. UVB is a between the 280 to the 315 nanometer, and it's also called the arrhythmia without the pigmentation, but is अभी से कह रहे थे कि that is a between, इसके इफेक्ट्स हैं मॉडरेट इफेक्ट्स हैं, ना इसके इफेक्ट्स बहुत स्वेयर है, ना ही इसके इफेक्ट जो से हैं बहुत लाइट है, माइल्ड है। ठीक है, तो ये बिटवीन आती है बिटवीन यूवीए एंड द यूवीसी। तो इसलिए ये एरिथमिया काज करते विदाउट द पिगमेंटेशन, बट इट हेल्प इन आवर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम। क्या करती है कि फॉर्मेशन करती है विटामिन डी की, स्किन टैनिंग हो सकती है अगर लोअर एक्सपोजर हो जाए, तो दैट इज अ शॉर्ट वेवलेंथ, so this cause the blister and the burn। Then आपके पास आती है थर्ड टाइप ऑफ द UVR, that is a UVC। UVC में आपका वेवलेंथ that is below the 280 नैनोमीटर, एंड इससे हम जो सा है वो वूंड के लिए यूज करते हैं UVC। ठीक है, जहाँ पे आपकी स्किन जो सी है वो नॉर्मल नहीं होती, कोई ना कोई वहाँ पे डिजीज या कोई स्किन डिजीज हो सकती है, कोई किसी किस्म का भी जो सा है वहाँ पे आप वूंड हो सकता है इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने के लिए आप लो वेवलेंथ के साथ एक यूवीआर यूज करते हैं 280 नैनोमीटर। इसे बहुत कम यूज किया जाता है इन क्लिनिकल सेटिंग, ओनली यूज फॉर द सम डिजीजेस के लिए, फॉर एग्जांपल टू किल द बैक्टीरिया, टू फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन डी एंड द स्किन टैनिंग इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। जो पेशेंट या जो नॉर्मल पर्सन एब्जॉर्ब द लॉन्गर एक्सपोजर ऑफ द यूवीसी, तो उसकी स्किन टैनिंग इवन के बर्न होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द यूवीआर, जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं ड्यू टू द देयर डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से, और उन वेवलेंथ की वजह से इन टाइप्स के आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर प्रोडक्शन की, कि आप कैसे आर्टिफिशियली जो सा है प्रोड्यूस करते हैं यूवीआर। ठीक है, अगर आपको यूवीआर अदर देन द नेचुरल सोर्स चाहिए तो आप कैसे जो सा है, जैसे कि हमने इंफ्रारेड रेडिएशन में पढ़ा था कि हमारे पास 2 जनरेटर है जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करवाते हैं IRT, इसी तरह ही यूवी के लिए भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू जो सा वो आप प्रोडक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन सिस्टम है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमियर लैम्प, ठीक है, हाई वेपर प्रेशर मर्करी लैम्प, देन क्रोमियर लैम्प एक यूज करते हैं टू प्रोडक्शन ऑफ द यूवी रेज। देन थर्ड जो आपके पास प्रोसेस है दैट इज द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, then Harrington tunnel, and then last that is the fourth way to produce the UV rays that is the PUVA therapy, ठीक है। तो PUVA therapy that is the used for also the production of the UV rays। तो ये different procedure है या different generators हैं which are used to produce the artificial UV rays। तो इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्शन आई थी, इसके थ्रू हमने की थी प्रोडक्शन, दैट इज द हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, ठीक है। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प को देखने के लिए कि कैसे इसमें यूवीआर प्रोड्यूस होती है, उसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या था इस वेपर लैम्प का, ठीक है। तो वेपर लैम्प में सबसे पहले जो एक चीज इंट्रोड्यूस करवाएगी दैट इज दैट यू शेप ग्लास ट्यूब, ठीक है। उसके ऑपरेटर्स में क्या आता है, यू शेप ग्लास ट्यूब, ठीक है। यू शेप ग्लास ट्यूब के ऊपर लगा हुआ है दैट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो सा है वो मेटल कैप प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट का है यू शेप ग्लास ट्यूब, देन इलेक्ट्रोड्स और उसके ऊपर लगे हैं ये मेटल कैप्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स को जो सा है हाई वोल्टेज करंट जो सा है वो दिया जा रहा है, ठीक है। देन आपके पास इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर इज द मर्करी इन द लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मर्करी प्रेजेंट है इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी इन लिक्विड फॉर्म एंड एरेगन गैस प्रेजेंट है एट द लो प्रेशर पे, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इस एरेगन गैस के बारे में, दैट एरेगन गैस जो सी है वो यूज करते हैं इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूवी रेज, ठीक है। तो मेनली जो सोर्स है आपका यूवी प्रोडक्शन का दैट एरेगन गैस। अब एरेगन गैस जो सी है वो एक स्टेबलाइज है, ठीक है। स्टेबलाइज गैस है, आपको उसको आयोनाइज करने के लिए आपको हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट जो सा है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि जब कोई आप एटम को आयोनाइज करते हैं तो उसमें आपके पास एक पॉजिटिव आयन जनरेट होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम आयोनाइज करते हैं इस एरेगन गैस को एट द लो प्रेशर के ऊपर, ठीक है। एरेगन गैस को ऑफ द लो प्रेशर के ऊपर जो सा है वो आप इसको आयोनाइज करते हैं। जब ये आयोनाइज गैस होती है, सॉरी एरेगन गैस जो होती है वो आयोनाइज होती है, स्प्लिट कर जाती है into the positive ion and the negative ions. So these positive and negative ions, for example, these are the negative electrode, ठीक है, and it is the positive electrode. तो पॉजिटिव की तरफ जो से इलेक्ट्रोड का फ्लो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का और नेगेटिव की तरफ जाएगा आपके पॉजिटिव आयंस का, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्रिएट द हीट inside your these mercury lamp, ठीक है। तो फ्लो का हीट प्रोड्यूस होगी, ये फ्लो होगा और जब ये आयोनाइज होगी आपकी एरेगन गैस, तो एट द रिजल्ट ऑफ दिस आयोनाइज ऑफ द एरेगन गैस आपकी रेज यूवी रेज जो सी है उसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। कि आपकी यूवी रेस कब प्रोड्यूस हो रही हैं, जब आपकी गैस एरेगन गैस होती है वो आयोनाइज हो रही है इनटू पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस में, ठीक है। तो ये थी प्रोडक्शन ऑफ द यूवी रेस इन द हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, ठीक है। यहाँ पे ये चीज गलत लिखी हुई है, अगर इसको मैं इन स्लाइड ठीक कर दूंगी, दिस इज अ हाई प्रेशर नॉट अ लो प्रेशर, ठीक है। ये इस स्लाइड में गलत लिखा हुआ है। जब मर्करी वेपर लैम्प में जो यूवीआर प्रोड्यूस हो रही हैं दैट इज प्रोड्यूस एट द हायर प्रेशर, ओके। U-shaped glass tube acts as a point source. Burner is made of the quartz
and it's also the passage of the UVR can withstand every high temperature. जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही फ्लो स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस का, तो आपकी भी ट्यूब में जो सा है वो हाई टेम्परेचर जो सा वो हाई हो जाएगा, ठीक है. And have a low coefficient of expansion at the tube of the end of the tube electrode are placed, a high potential difference is applied. और ये अगर आपको पता है कि एरोगेन गैस दैट इज अ स्टेबलाइज्ड गैस, so that's why आप उसे हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फॉर एग्जांपल दैट इज द 400 वोल्ट्स, ठीक है. एंड दीस 400 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट जो सा है वो आयोनाइज कर देगा आपकी एरोगेन गैस, ठीक है. तो देन वही बात की पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी टुवर्ड योर इलेक्ट्रोड्स, और देन आपकी जो सी है वो हीट प्रोडक्शन जो सी है वो इंक्रीज हो जाएगी. कोलिजन बिटवीन द मूवमेंट आयंस एंड द आर्गन गैस विल कॉज अ फर्दर आयोनाइजेशन. अब उन्होंने ये कहा कि पहले तो हमने जब करंट दिया आपकी आर्गन गैस जो सी है वो आयोनाइज हो गई, ठीक है. अब सारी ही गैस तो आयोनाइज नहीं हुई ना, उसमें कुछ अभी भी आर्गन गैस जो सी है वो प्रेजेंट है. ड्यू टू दैट हीट प्रोडक्शन, वो जो हीट प्रोडक्शन मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से हो रही है, उसने जो स्टेबलाइज आपकी एरोगेन गैस है उसको फर्दर आयोनाइज करना शुरू कर दिया. जब आपकी फर्दर आयोनाइजेशन हो जाएगी एरोगेन गैस की, तो आपको ज्यादा यूवी रेज जो सी है वो मिलेगी, ठीक है. And then a glow of discharge is produced in form of the UV rays, and sufficient heat is produced to vaporize the liquid mercury inside the tube and further ionization of mercury. अब हमने बात की थी कि इस ग्लास ट्यूब में लिक्विड मर्क्यूरी भी प्रेजेंट है. अब वो क्यों प्रेजेंट थी कि एरोगेन गैस तो हमें कह देना कि उसकी आयोनाइजेशन की वजह से आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है. अब मर्क्यूरी भी हमने वहां पे रखी. अब मर्क्यूरी जब उस हीट की वजह से, आपको पता है कि मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जब हीट उसमें इंक्रीज करेगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ दैट चार्जेस, तो वो क्या करेगी, मर्क्यूरी को जो सा वो वेपोराइज कर देगी. जब मर्क्यूरी वेपोराइज कर देगी तो मर्क्यूरी की वेपोराइजेशन के होने में भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है. देन फर्दर जो सा आपकी मर्क्यूरी जो सी वो आयोनाइज होगी, जो वेपोराइज हुई है, देन उसकी आयोनाइजेशन होगी, तो देन फिर से जो सा है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सी है वो प्रोड्यूस होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम, ये कोई 15 to 30 मिनट्स का ये टाइम होता है कि इस टाइम लिमिट में 3 प्रोसेस के में आपकी यूवीआर रेडिएशन जो सी है वो प्रोड्यूस हो रही है. कब हो रही है, जब आपके एरोगेन गैस आयोनाइज हुई, ठीक है, जब आपकी मर्क्यूरी वेपोराइजेशन हुई, देन वेपोराइजेशन से जब आपकी मर्क्यूरी जो सी है फर्दर आयोनाइजेशन हुई, तो इन 3 प्रोसेस में जो सा है आपकी यूवीआर रेस की जो सी है वो प्रोडक्शन हुई होती है, ठीक है. तो दिस इज द मर्क्यूरी वेपर लैम्प. क्लियर है यहाँ तक के कैसे कैसे आपकी यूवीआर जो सी है वो प्रोड्यूस हो रही है. क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ये मेनली इसमें काम क्या था, ये तो एक यूनिट था ना आपके पास मर्क्यूरी, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प का. मेनली आपके पास जो दो चीजें मर्क्यूरी और एरोगेन गैस, इन दोनों की आयोनाइजेशन की वजह से आपके पास एक यूवीआर की प्रोडक्शन हो रही है. जब आप इसको आयोनाइज कैसे करें इन तीनों चीजों को, बाय अप्लाइंग द हाई पोटेंशियल डिफरेंस करंट, ठीक है, थ्रू दीज इलेक्ट्रोड. ये सिंपल सी कहानी थी, ठीक है. ओके. When the lamp is turned off, the ions of the argon and the mercury recombine, so the within the tube everything return to the neutral state. जैसे ही आप उसका करंट को ऑफ कर देंगे तो सब चीजें दोबारा अपने स्टेबल पोजीशन पे जो है वो वापस आ जाती है. देन जब फिर भी आपने फिर से यूज करना होगा तो देन फिर से ही ये चलेगा, सिस्टम होगा आयोनाइजेशन का, एरोगेन का और मर्क्यूरी का, और फिर से आप ऑफ करोगे तो फिर से जो सा है ये सिस्टम जो सा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा. लेकिन इसकी एक लिमिट है,
कि ये सिस्टम आर्गन गैस का और मर्क्यूरी की आयोनाइजेशन होने का सम टाइम तक चलता है। तो आप इसे कोई 1000 टाइम जोन सा है वो यूज कर सकते हैं। आफ्टर 1000 टाइम जोन सा है आपको इसका प्रोसीजर जो होता है वो एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बात की थी नेक्स्ट लैम्प की विच आर वी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूवी रेज, दैट इज द क्रोमियर लैम्प, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज द क्रोमियर लैम्प। क्रोमियर लैम्प क्यों इन्वेंट किया गया आफ्टर द हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प के बाद, ठीक है। It can be used in contact with the skin. Danger of burn is eliminated and the harmful infrared are absorbed by the circulating water. ये तीन चीजें इसमें आई थी, दैट्स व्हाई दिस इज द बेनिफिशियल लैम्प। कि एक तो आप स्किन के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप जो सा है बर्निंग के चांसेस कम हो जाते हैं, और तीसरा जो सा है इस लैम्प में से IR प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो उसको जो सा आपका वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसका क्रोमियर लैम्प जो सा कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है। अब जो मर्क्यूरी लैम्प था दैट इज द हाई प्रेशर पे काम कर रहा था, जबकि क्रोमियर लैम्प जो सा है वो मीडियम प्रेशर पे काम कर रहा है, ठीक है। मीडियम प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प डिजाइन टू बी यूज्ड इन कांटेक्ट विद द टिश्यू बोथ ऑन द स्किन सरफेस एंड इन द बॉडी कैविटीज। तो मेनली क्रोमियर लैम्प जो सा है हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द स्किन सरफेस के लिए, फॉर द बॉडी कैविटीज लाइक द साइनेसिस के लिए, ठीक है। किसी को साइनेसिस का इश्यू है दैट्स व्हाई वहां पे आप ये क्रोमियर लैम्प यूज कर सकते हैं टू ट्रीट बाय द UVR रेज, ठीक है। यूज फॉर द ट्रीटिंग लोकलाइज्ड लीजन एज अ प्रेशर अल्सर, शेव्स एंड साइनेसिस इन द ओपन एरिया। तो इस क्रोमियर लैम्प के बारे में हम बात करते हैं कि इसकी क्या प्रोडक्शन कैसे होती है यूवी रेज की। इसमें अगेन ए से मतलब है आर्गन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा एट द मीडियम प्रेशर। इस आर्गन गैस को जो सा वो आयनाइज किया जाएगा, लाइक जैसे कि मर्क्यूरी लैम्प में हुआ, ठीक है। अब जब इस क्रोमियर लैम्प में आर्गन गैस को आयनाइज किया जाएगा तो सिर्फ आर्गन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए टू ट्रीट दी साइनसिस या अल्सर्स या फिर आपकी बॉडी कैविटीज को ट्रीट करने के लिए सिर्फ आर्गन गैस। तो हमने क्या किया कि इस अपरेटस के बाहर आपने एक ड्रेन जो सी है वो बना दी, ठीक है। अब इस ड्रेन में जो सा वाटर फ्लो कर दिया, ठीक है। अब ये वाटर फ्लो क्या करेगा कि जो इंफ्रारेड जो सी है प्रोड्यूस होगी उसको ये वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा, जबकि अल्ट्रावायलेट रेज को जो सा ये वाटर अब्सॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज की जो सी है वो प्रोडक्शन होगी। तो सिंपली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोडक्शन थ्रू द क्रोमियर लैम्प, ठीक है। देन आपके पास आती है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब की एग्जांपल आप जैसे ही ले लेंगे, जैसे आपके घरों में जो सा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी होती है, ठीक है, आम जिसे आप ट्यूब लाइट बोलते हैं। तो ये जो आपका इसका अपरेटस है लाइट का ट्यूब लाइट की तरह होगा, ठीक है। तो उसमें अगेन मर्क्यूरी वेपर लैम्प हैज अ डिसएडवांटेज, इट्स प्रोड्यूस अ सर्टेन शॉर्ट प्रोपोर्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज and modern treatment often required the long waves। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब हमने जैसे स्टार्ट में बात की थी कि आपको लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स चाहिए होती हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बाय द अल्ट्रावायलेट रेज। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब अपरेटस इसलिए इन्वेंट किया गया क्योंकि हमें ये सिर्फ देता है हाई वेवलेंथ रेज, ठीक है, जबकि मर्क्यूरी और क्रोमियर लैम्प जो सा है वो आपको शॉर्ट वेवलेंथ रेज भी प्रोड्यूस कर रहा था। सिर्फ फ्लोरेसेंट ट्यूब जो सा है वो आपको हाई रेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सा है वो देगा, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव apparatus which is used for the फ्लोरेसेंट ट्यूब फॉर द क्लिनिकल पर्पस या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसका apparatus आप इसी तरह याद रखें लाइक फ्लोरेसेंट ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। ये दिस ट्यूब इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मेड अप ऑफ ग्लास एंड
inside this tube is coated with the phosphor. ठीक है, तो मेनली जो फास्फोर है ये काम करता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में कि ये क्या करता है, ये आपकी UVB और UVC रेज को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि फास्फोर UVA को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो दैट्स व्हाई आपकी ओनली UVA जो सी है वो इमिट होती है थ्रू दिस फ्लोरेसेंट ट्यूब के थ्रू। ठीक है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब में अल्ट्रावायलेट रेज जो सी वो प्रोड्यूस होती हैं एट द लो प्रेशर। ठीक है, ये अब पहले हमने हाई प्रेशर की बात की, देन क्रोमियम लैम्प हमने मीडियम प्रेशर की बात की, और फ्लोरेसेंट दैट इज द विद द लो प्रेशर के साथ जो सा है वो आपकी ट्यूब के इनसाइड जो है वो आयोनाइजेशन हो रही होती है, और फास्फोर जो सा है वो आपकी शॉर्ट वेव लेंथ को अब्जॉर्ब कर लेता है और लॉन्ग वेव्स को जो है वो इमिट करता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ UV रेज इनसाइड ऑफ योर द फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, देन हमारे पास फोर्थ प्रोसीजर है टू प्रोड्यूस द UV रेज, दैट इज द हेरिंगटन टनल। हेरिंगटन टनल क्या होता है? ठीक है, हेरिंगटन टनल लाइक टनल की तरह, यानी एक पूरा केव की तरह ये होता है। दिस इज अ सेमी सर्कुलर, ठीक है, पाथवे होता है, और यहाँ पे 4 जो सी है फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाई जाती है। ठीक है, दीज 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब जो सी लगाई जाती हैं, ये सेमी सर्कुलर होता है और सेमी सर्कुलर लाइक द टनल की तरह। फॉर एग्जाम्पल ये बोल जो से यहाँ पे पेशेंट है, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये लार्जर एरिया के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द लार्जर एरिया के लिए आप हेरिंगटन टनल यूज करते हैं कि लार्जर एरिया पे है और 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब एट द सेम टाइम विद द सेम इफेक्ट के साथ जो सा है रेस इमिट कर रही होती है, और एक पर्सन जो सा है वो सेम वेवलेंथ के साथ एट द सेम टाइम जो सा है वो वेव्स को जो सा है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हेरिंगटन टनल इज यूज्ड फॉर द लार्जर एरिया कि आपने उस पर डिफरेंट, अगेन यहाँ पे फिर से वही फ्लोरेसेंट ट्यूब्स अप्लाई की जाती हैं। इसकी जो आपको कलरेशन मिलेगी जब ये चलती हैं या मीट होती हैं इनटू द ब्लू लाइट्स में, एक आपके पास इन स्टैंडिंग में भी ये प्रेजेंट होता है, ना सिर्फ टनल में कि एक स्टैंडिंग टनल बनाई है, यानी एक रूम होता है, 4 या 3 वॉल्स उसकी होती हैं, और 3 या 4 वॉल्स के ऊपर जो सी ये फ्लोरेसेंट ट्यूब जो सी है वो अप्लाई कर दी जाती है, और पेशेंट जो सा है जैसे आप एक रूम में इन साइड जाके खड़े हो जाते हो, इसी तरह ये हेरिंगटन टनल में भी आप जाके खड़े हो जाते हो, तो आपकी पूरी बॉडी को जो सा है वो UV रेज जो सी है वो कवर करती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास, दैट इज अ फोर्थ प्रोसीजर जिसके थ्रू आप UVR रेज प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, ये वही बात है, इवन इरिडेशन ऑपरेशन इज अचीव्ड ट्यूब्स विद द स्पेक्ट्रम ऑफ 280 to 400 नैनोमीटर इज यूज्ड। ठीक है, देन लास्ट आपके पास आती है दैट इज अ फुवा थेरेपी। फुवा थेरेपी क्या है? Irradiation can be performed by the special tube, which may be mounted in a vertical battery or a wall or the 4 sides of box surrounding the patient, and UV are given to patient for 2 hours after the patient has taken the photoactive drug that is called the Soralin। ठीक है, एक photoactive drug है Soralin, जिसके नाम पे ये P है। Soralin अल्ट्रावायलेट, आगे आपके पास अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन जो सी आपके पास आती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो सा है इसको फुवा थेरेपी कहा गया। तो फुवा थेरेपी में आप UV रेज ही एक स्पेशल ट्यूब के थ्रू जो सा एमिट करवा रहे हैं और आपका पेशेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये खासतौर पे सोरेसिस के पेशेंट में यूज किया जाता है दिस थेरेपी, दैट इज अ फुवा थेरेपी। लेकिन उसके लिए आपको UVR रेज देने से पहले 2 घंटे पहले आपको ये प्रोडक्ट ड्रग जो सी वो पेशेंट को देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज द Soralin। ठीक है, तो ये थे आपके पास 5 टाइप ऑफ द प्रोसीजर, जहाँ पे आप इसे कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द UV रेज। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ ले। No, ma'am.
बेटा क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम, क्लियर। ओके बेटा, अब जैसे मैंने पूबा और क्रोमियर लैम्प और थेरेक्टिन टनल की स्लाइड्स में प्रोसीजर इतना मेंशन नहीं है, ठीक है। आपने ये आपकी जो बुक है, मैंने ये ड्राइव के ऊपर गूगल जो लिंक दिया हुआ है उस पर शेयर की हुई है, इससे बुक से जाके एक दफा लास्ट में रीड आउट करिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये प्रोसीजर जो है प्रोडक्शन ऑफ द यूवी रेज और क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। मैम जगमोहन से ही ना? जी बेटा, मैम मैं जगमोहन से ही पढ़ना है ना? जी बेटा, जगमोहन से ही। ओके मैम। ठीक है, अब हमने मैम पल्सर्स में क्रोमियर लैंप यूज करते हैं ना? सॉरी बेटा, दोबारा बोलिएगा। मैम जो अल्सर्स जैसे वीनस अल्सर्स, उसमें तो क्रोमियम लैंप यूज करेंगे ना? जी बेटा, डिफरेंट, वही मैं आपको बताने लगी थी। अब हमें डिपेंड करता है कि हमें कौन सी कंडीशन ट्रीट करनी है, ठीक है। आपको कोई स्किन डिजीज ट्रीट करनी है, कोई कैंसरियस सेल ट्रीट करना है, कोई अल्सर ट्रीट करना है, तो उसकी बेसिस पे आप पहले ये सोचोगे कि दिस वुंड इज अ सुपरफिशियल वुंड और इट इज अ डीप वुंड, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे आप जो है वो अपना लैम्प चूज करोगे, ठीक है। अगर आपको विद अ हायर वेवलेंथ के साथ डीपली पेनिट्रेट करवाना है तो आप जो सा फ्लोरेसेंट ट्यूब जो सा वो चूज करोगे। अगर आपको सुपरफिशियली ऑपरेट करना है तो आप क्रोमियर लैम्प जो सा वो यूज करोगे। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि आप डिफरेंट कंडीशन में कौन सा लैम्प जो सा वो यूज करते हो, कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। जी मैम। ओके बेटा, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशंस के, कैसे आपने यूवीआर रेस देनी है। हमने बात की कि दिस इज द हार्मफुल रेस, अगर इससे कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं, कुछ जैसे हर रेस के बारे में हमने बात की, कुछ डिस्टेंस लिमिट होती है, इसी तरह ही यूवीआर के लिए भी कुछ टाइम डोजेस जिसे हम कहते हैं दैट इज द टेस्ट डोजेस। टेस्ट डोजेस हमेशा जो है वो परफॉर्म की जाती हैं बिफोर द ट्रीटमेंट ऑन द पेशेंट, ठीक है। तो टेस्ट डोजेस के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को जो है वो असेस करते हैं 12 टेस्ट डोज के लिए। टेस्ट डोज का मतलब यही होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 30 सीसी जो होता है वो इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। खासतौर पे हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज करने से पहले वो ये टेस्ट डोज देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो है वो 5 सीसी पहले इंजेक्ट करते हैं। तो 5 सीसी इंजेक्ट करके हम देखते हैं कि कोई 30 मिनट्स के लिए कि कोई पेशेंट को कोई एलर्जी रिएक्शन तो नहीं हुआ, या पेशेंट में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं सामने आई जिसकी वजह से पेशेंट को हो सकता है बीपी फॉल कर जाए, एलर्जी प्रोड्यूस हो जाए, या वो फेंट हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम चेक करते हैं। तो इसी तरह ही यूवीआर डेज में भी यही होता है कि आप पहले पेशेंट को टेस्ट डोज देते हो। टेस्ट डोज मतलब कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ योर यूवी रेज जो होता है वो आप इंट्रोड्यूस करवाते हो ऑन द पेशेंट स्किन के ऊपर, ठीक है। तो अब यूवीआर देने के लिए मोस्टली आपको पेशेंट की एरिया जो है वो नेकेड करवाना पड़ता है, आपको क्लोथ रिमूव करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी स्पेसिफिक नेक या एब्डोमेन एरिया या बैक एरिया चूज नहीं करते। तो कॉमनली हम जो एरिया चूज करते हैं फॉर द टेस्ट डोज के लिए वो हम क्या करते हैं, फोर आर्म यूज करते हैं। फोर आर्म फ्लेक्सर टाइप या एक्सटेंसर एरिया कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर द टेस्ट डोज के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो आप टेस्ट डोज जो होता है वो चेक करते हो। तो इसको कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट डोज बाय द एक कूल्ड लैम्प के लिए आप क्या करते हैं कि सूटेबल एरिया चूज करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि आप फोरम चूज कर लो, उसके लिए आप स्किन को वॉश कर लो, उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लो, देन आप जो सा है डिफरेंट शेप्स के होल्स कट कर लो, ठीक है। वो होल्स आप किस तरह बना सकते हो, कार्डबोर्ड से, पेपर से या लिंट से जो है वो होल हो सकते हैं, ठीक है। तो मिडल होल जो आपके पास आता है दैट इज द 2 सेंटीमीटर इंटू द 2 सेंटीमीटर, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं दैट होल्स लाइक दिस, ठीक है। आप इस तरह जो है वो टेस्ट डोज जो है वो यूज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने एक सर्कल काट लिया, ठीक है, एक आपने ट्राइंगल काट लिया और एक स्क्वायर में काट लिया, ठीक है। आप क्या करोगे कि पहले जो लाइक दिस वन जो आपके पास आता है, आप मिनिमल डोज जो है वो इसमें चेक करते हो। एमईडी मतलब
के मिनिमल एरिथमिया डोज के कौन सी कंडीशन कितने टाइम में आपको मिनिमल एरिथमिया मिलता है, जिसमें मिनिमम एरिथमिया मिलता है आपका पेशेंट उसी कंफर्टेबल डोज के साथ जो है वो कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो मेनली मिनिमल जोन सी है एरिथमिया डोज जोन सी है वो 6 to 8 आवर के बाद जो सी है वो विजिबल हो जाती है और 24 आवर के बाद जो सा है वो वहां से रिमूव भी हो जाती है। ठीक है, तो अमूमन 6 to 48 के दरमियान में वो जो सा है वो उसको डेवलप होने में लगते हैं और 1 डे के बाद वो रिमूव हो जाता है। तो इस टेस्ट डोज को जो 6 to 8 आवर्स डेवलप होने में लगाती है और 24 आवर्स खत्म होने में लगाते हैं, तो इस डोज को हम कहते हैं E1 डोज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द E1 डोज। तो पहले जो हमारी टेस्ट डोज आती है इट्स कॉल्ड एज द E1 डोज। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला दोनों एरिया पहले कवर करवाते हैं। हमने ये कार्ड्स काट लिए, ठीक है, और देन आपने फोर आर्म के ऊपर ये कार्ड्स अप्लाई कर दिए। फर्स्ट ये कार्ड्स जो से हैं वो आपने कवर कर दिए, ठीक है, देन आपने 30 सेकंड के लिए जो सा है वो यूवीआर जो सी वो प्रोड्यूस करानी है। ठीक है, देन आपने ये कार्ड रिमूव किया तो देन 60 सेकंड के लिए, देन 90 सेकंड के लिए इस कार्ड के ऊपर जो सा है यानी इस होल के ऊपर जो सा है वो आपने मेजर करना है और देन देखना क्या है रिदमिया के इतने सेकंड में कितना रिदमिया जो सा है वो डेवलप हो रहा है। इट इज द माइल्ड, इट इज द मॉडरेट या इट इज द स्वेयर। हो सकता है 30 सेकंड में ही पेशेंट को स्वेयर रिदमिया शो हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी डोज अल्टरनेट करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स वाई जो होता है वो आप टेस्ट डोज जो होता है वो परफॉर्म करवाते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सूटेबल एरिया ले लिया, फोरम फॉर एग्जांपल स्किन वॉश की, देन कार्डबोर्ड पेपर या लिड से होल्स काटे और आपका मिडल होल जो उसमें क्या 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप स्टार शेप भी ले सकते हो, आप रेक्टेंगल शेप भी ले सकते हो, तो डिफरेंट जो से है वो साइज की आप जो से वो कट डाउन कर लेते हो होल्स। ठीक है, अब उसने एवरेज डोज बताई, जैसे मैंने बताया कि E1 दैट इज द एवरेज डोज होती है, कि दैट इज द मिनिमल डोज होती है, कि इस मिनिमल डोज की बेसिस पे आपका रिदमिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब डिफरेंट लैम्प की डिफरेंट डोजेज होती हैं E1। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मर्क्यूरी वेपर लैम्प यूज किया है तो उसकी एवरेज डोज होगी दैट इज द 2 मिनट एट द 1 मीटर फॉर द फर्स्ट डिग्री एडिमा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 2 मिनट्स आप जो सा उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है दैट इज द 2 मिनट एंड डिस्टेंस क्या है E1 का दैट इज द 1 मीटर। ठीक है, देन क्रोमियर लैम्प के पास आपके पास ड्यूरेशन क्या है 2 सेकेंड टू द 10 सेकेंड तक हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है विद योर स्किन, इस वजह से इसका टाइम लिमिट जो है इन सेकेंड्स है। ठीक है, तो वहां पे आपका डिस्टेंस क्या है दैट इज द 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फ्लोरेसेंट ट्यूब है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में आपके पास 3 मिनट्स हैं फॉर फर्स्ट डिग्री एरिथमिया के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ इसमें रेज प्रोड्यूस होती है, तो दैट्स व्हाई इसका टाइम लिमिट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये थी E1 डोज with respective to these lamp which produce the UVR radiations। ठीक है, तो ये थी आपके पास E1 डोज। अब E2, E3, E4 जो सा है वो इंक्रीज होती जाती है, कि अगर आपको रिदमिया रिएक्शन जो सा है या आपको ज्यादा चाहिए आपकी डोजेज ऑफ द यूवीआर, तो आप उसको ज्यादा इंक्रीज करते जाते हैं, अगेन डिपेंड ऑन द पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि फर्स्टली आप इसमें कह सकते हैं कि E2 डोज जो सी है वो 25% यानी 2 into हाफ भी कह सकते हैं, 25% डोज है वो आपने ज्यादा कर दी। ठीक है, एट द E1 डोज, यानी E1 डोज जो भी आपकी आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 25% के साथ, 25 के साथ, कि आपने 25% डोज है उसमें डोजेस इंक्रीज कर दी। ठीक है, E3 कैसे करेंगे, कि जब आप E1 को जो सा है वो 50% यानी 5 के साथ जो सा वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास E3 डोज आ जाएगी।
E4 it is the maximum dose, ठीक है, it is used only for the cancerous cells के लिए यूज करते हैं. दिस इज द वेरी मैक्सिमम, यानी 100% जो सा है इसमें आप जैसे ही आप अप्लाई करोगे यूवीआर रेडिएशन तो आपकी स्किन में इरिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो दैट्स व्हाई आप E1, E2, E3, E4 डोज है वो डोजेस निकालते हो विद रिस्पेक्टिव टू पेशेंट की सेंसिटिविटी. कि हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन में E1 में ही रिदमिया शो हो जाए, हो सकता है किसी पर्सन में E2 में रिदमिया शो हो सकता है किसी पर्सन में E3 पे रिदमिया शो हो. तो डिपेंड ऑन द नॉर्मल पर्सन स्किन, उसकी स्किन जो थी वो क्या शो करेगी. तो बेसिकली हमें इन रिस्पॉन्स या इन रिजल्ट ऑफ द यूवीआर रेडिएशन रिदमिया चाहिए. तो वो रिदमिया जो है वो हमें ऐसे ही मिल सकता है. ठीक है. टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन में अगेन उसने कहा कि कट आउट द टेस्ट पेपर अप्लाई ऑन द फोरआर्म ऑफ पेशेंट, और मिडिल होल जो सा है वो आपकी E2 डोज कैलकुलेट करेगा. स्मॉल होल रिसीव एन एक्सपोजर स्लाइटली द लॉन्गर देन द E2 एंड लार्ज होल रिसीव और एक्सपोजर स्लाइटली शॉर्टर देन द E2. ये डिपेंड करता है ना कि आप अपनी मर्जी से E1, E2 और E3 को जो सा है वो होल्स दे देंगे, दैट इज द मिडल, स्मॉल एंड द लार्जर. तो उसी की बेसिस पे जो आपका मिडल है वो रिसीव करेगा E2 डोज, और जो आपका स्मॉल होल है वो ज्यादा एक्सपोयर करेगा, जबकि लार्जर होल जो होता है वो शॉर्टर एक्सपोयर करेगा एज कम्पेयर टू द E2 डोज. ये होता कि आपको एक पूरा फ्लो चार्ट जो है वो बनाते हैं पेशेंट का ना, जब पेशेंट आपके पास आता है लाइक दिस, अगर आप दिखाओ तो ये ठीक है. तो ये फ्लो चार्ट एक आप पूरा पेशेंट का बनाते हैं कि पहले कटिंग करके देन मंडे को अगर पेशेंट आया है तो आपने मंडे को 3 PM जो सा आपने यूवीआर रेडिएशन दी है तो वहां पे रिदमिया कितना प्रोड्यूस हुआ, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. फिर आपके पास सर्कुलर में कितना हुआ, ट्राइंगल में कितना हुआ, फिर नेक्स्ट आप 6 PM पेशेंट को आपने रेडिएशन दी तब क्या हुआ. तो इस तरह आप एक पूरा चार्ट जो सा है वो प्रॉपर से बनाते हैं और पेशेंट को जो सा है चेकआउट करते रहते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट के थ्रू. ठीक है. तो उसी की बेसिस पे जो सा है वो आप उसकी जो है वो डोजेस जो है वो निकाल सकते हैं. ठीक है. Instruction should be to given to patient to record when the arrhythmia are there and how severe it is and how long it lasts. कि पेशेंट को आप ये फ्लो चार्ट बना देते हैं, दे देते हैं कि अगर आपका ये 2 आवर्स में ये arrhythmia प्रोड्यूस हुआ तो आप 1 डे या 2 डेज में मोस्टली जो होता है E1 जो होता है वो 2 डेज के बाद जो सा वो रिमूव हो जा 1 डे के बाद यानी 24 आवर्स के बाद रिमूव हो जाता है, जबकि E2 जो सा है वो 2 डेज ले लेता है और E3 जो सा है वो रिदमिया क्लियर होने में 3 to 4 डेज ले लेता है. ठीक है. अगेन डिपेंड ऑन द दीज डोजेस, और उसके लिए आप ये पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको ये चार्ट दे देते हैं कि उसके ऊपर वो मेंशन करता जाए. ठीक है. Then calculation test dose by the Harrington tunnel. Same procedure is used. Larger hole about the 4 to 4 centimeter are used and placed on the abdomen. आप इसके लिए क्रोमियल लेंथ के Harrington tunnel के लिए आप abdomen का एरिया जो सा है वो चूज कर सकते हैं. ठीक है. क्रोमियल लेंथ के लिए आप स्किन के साथ इंटेक करते हैं और स्मॉल होल जो सा है वो 0.25 to into the 0.25 सेंटीमीटर का होना चाहिए. Exposure time need to be short, only indication in the arrhythmia on the skin. ठीक है. तो डिफरेंट लेंथ के लिहाज से आपके पास डिफरेंट डोजेज आपको बता दी गई हैं. डिफरेंट जो आपने कार्डबोर्ड डोज है वो कट डाउन करने हैं, उसकी बेसिस पे जो सा है वो आप ये यूवीआर रेज डोज है वो दे सकते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर आप देखें कि आप पेशेंट की एरिया पे कुछ आपको इस तरह की arrhythmias मिलेंगी. ठीक है. कि आपको हो सकता है कि ये arrhythmia जो सा है वो रिमूव हो गया है आफ्टर द यूवी रेडिएशन के बाद. अगर आपने यहाँ पे यूवीए दी है फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए तो आपके पास कुछ इस तरह का माइल्ड सा arrhythmia आया है या नो arrhythmia है. जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हो तो आपके पास severe arrhythmia जो है वो शो हो जाता है. ये आपने कप बोर्ड ही यूज किए हैं डिफरेंट, और यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ वेवलेंथ जो है यूवीआर प्रोडक्शन की है. तो कुछ इस तरह से आपके पास सैंपल्स में आपको मिलेगा कि आप पेशेंट के ऊपर भी मार्क कर सकते हो. जैसे कि ये पेशेंट के ऊपर मार्क किया गया है कि किस साइज का आपके पास यूवीआर रेज का साइज आएगा और कौन सी रेज जो सी आपने
जो सी एब्जॉर्ब करवाई हैं ऑन द पेशेंट स्किन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट यूवीआर रेज जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निक्स में और क्या आएगा, अगेन बॉडी पार्ट वॉश करेंगे, कोई भी मॉइस्चर्स को रिमूव करेंगे, क्लीन करके ड्राई करके पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाएंगे। देन पेट्रोलियम जेल अप्लाई करेंगे इन द सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स लाइक लिप्स, एयर लॉब्स, आईलेट्स एंड निपल या नेवल पे, एंड थिक ब्लैंकेट इज यूज्ड टू कवर द रेस्ट ऑफ बॉडी। यानी जो आपने बाकी की उसको भी आपने कवर करना है, ओनली वही एरिया नेकेड होना चाहिए जिसके ऊपर आप कौन सा है यूवीआर रेस एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। देन आप आइस लास्ट में कवर करें विद कॉटन के साथ कर सकते हैं, विद गोगल्स के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप करना चाहें, और उसके साथ लास्ट में आइस को जो है वो कवर करें, ठीक है। एंड दिस इज द टेस्ट डोजेस व्हिच इज यूज्ड फॉर द यूवीआर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। टेस्ट डोजेस समझ आ गई हैं? यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट तो हमारे ने पहले देखा प्रोडक्शन ऑफ द यूवी रेस, डिफरेंट उसके जो भी आपके पास लैंप्स थे। देन आपने देखा कि उसमें आपके पास डिफरेंट टेस्ट डोजेज आप मेजर करते हैं पहले पेशेंट की, देन ही जो होता है वो आप अप्लाई करते हैं यूवीआर रेस को, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो आपके पास आता है सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के, क्या क्या आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, दैट इज इमीडिएट इफेक्ट्स, जिसमें आपके पास मैंने बताया कि एडिनिया आता है, फिर आपकी स्किन रेडनेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर एडिनिया ज्यादा हो जाए तो पिगमेंटेशन हो जाती है, इंक्रीज स्किन ग्रोथ, इवन के कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, इजोफिलिक इफेक्ट के लिए, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट के लिए, एंड द इफेक्ट्स ऑन द आई, दैट इज अ डेंजरस में हो सकता है कि आपके आईज पे जो है वो डेंजरस इफेक्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी यही इतना ही जो है वो आप ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे दैट इज ऑन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। ओके मैम। टेस्ट डोजेस जो है वो लाजमी बुक से कवर करिएगा, एंड द प्रोडक्शन ऑफ द यूवी रेज, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे, और लेक्चर ये पढ़ के आइएगा, क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है मैम। जी बेटा। मैम जो मैंने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना था, इस जो यूवीआर की है मैम, उसमें हम टेस्ट डोज भी एक्सप्लेन करें या फिर नहीं करें, बस बता दें कि ये डोज यूज होगी? बेटा अगर आप बुक में देखो तो बुक में उसने टेस्ट डोज बताई होगी, अगर आपको एलोपेशिया आपको मिला है टॉपिक, एलोपेशिया में उन्होंने बताया होगा कौन सा लैंप यूज कर रहे हैं और कौन सी टेस्ट डोज यूज कर रहे हैं। मैम जैसे मेरा वीनस अल्सर है, तो उन्होंने वहाँ पे E2 दिया हुआ है, तो बस मैं यही एक्सप्लेन करूँ ना कि ये यूज होगी, सारी तो डोजेज नहीं, आपने जस्ट जो उस कंडीशन में आप देते हैं, आपने जस्ट उसमें याद रखने वाली कौन सी बात है कि बेस फॉर एग्जांपल वीनस अल्सर में आप E2 डोज लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि E2 डोज क्या होती है, कि वो E1 को मल्टीप्लाई करें विद 25% के साथ, तो आपके पास E2 डोज हो जाती है, तो दैट्स व्हाई वी यूज द E2 डोज, ठीक है। जी मैम। ओके। और मैम अगर हमारी वीडियोस के जो MBs हैं वो ज़्यादा है तो क्या हम उसका लिंक अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे? बेटा मैंने कल आप सबको ईमेल किया था, मैंने अपडेट किया है, तो अगर 5 to 8 मिनट्स की वीडियो है तो जो मैंने आपकी की है एडजस्टमेंट, तो उस एडजस्टमेंट की बेसिस पे जो सा आपकी कोई भी वीडियो जो सी वो अपलोड हो जाएगी। किसी ने ट्राई की वीडियो अपलोड करने की? हो रही है वीडियो अपलोड? यस मैम, हो गई है। यस मैम। ओके मैम, मैम। थैंक यू। मैम नेक्स्ट क्लास ऑन कैंपस होगी या ऑनलाइन ही होनी है? और उसके लिए ये है कि जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीनेशन, वो ऑन कैंपस आ सकता है। मतलब और मैम आप मिड कब डेट को है? कि मैं इतना क्लास नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर कुछ स्टूडेंट्स जैसे भी है जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट डोज करवाई है उनको भी अलाउ नहीं है, जिन्होंने सेकंड डोज करा ली है उसके पास सर्टिफिकेट है
then they are come to for the on campus classes. ठीक है? ओके मैम, आप मैम, मतलब क्लास में हमारा ही mid होंगी सब- ना मंडे वाले दिन? जी बेटा, मैं मंडे वाले दिन क्लास में ही हूँ। मैम हम और मैम कौन सी क्लास में होगी SHS की? सबमिट अभी करवाएंगे तो जून में आया है वो हमारे पास क्लास, आई थिंक की कोई चेंज हो भी सकता है क्योंकि अभी थोड़ा सा चीजें जो भी अप डाउन हुई है। लाइक अब मैं जैसे मुझे क्लास मिली वो 304 है, तो वो अमूमन उसी क्लास में शेड्यूल में आ जाएगा रोस्टर में। ओके मैम, और हमारे मिड्स के बारे मैम में ये कुछ आपको पता है प्रेजेंटेशन कब कल तक एक्सपेक्टेड है? 12 बजे तक की बेटा, सबमिट एक करवा एक सकते हैं करके कि नेक्स्ट डे को भी सबमिट करवा सकते हैं? क्वेश्चन अफजा एक मिनट, चलो अफजा आप बोल लो पहले। अब कोई भी कौन बात कर रहा था? मैम मैम कैन यू हेयर मी? जी हफ्जा, बहुत कम आवाज आ रही है, पर बताओ आप क्या कहना चाहते हो? यस मैम, मैंने पूछना था कि हम प्रेजेंटेशन जो है वो टुमारो 12 o'clock तक सबमिट करवा सकते हैं कि नेक्स्ट डे भी सबमिट करवा सकते हैं 12 जून को? 12 AM तक है आपके पास टाइम, यानी मोस्टली प्रोबेबली जोन सा है वो परसों तक भी 12 AM तक जा सकती है, वैसे PM तक आप कल तक करवा दो। मैम लेकिन वहाँ पे 12 लिखा है, मतलब जो डेट है, आज तो 10 है ना, तो इसका मतलब हमारे पास एक दो दिन है अभी भी, हम 12 को भी करवा सकते हैं। पर 13 डेट तक टाइम है, 13 तक 13। ओके मैम, और मैम मैंने आपसे मिड्स का पूछना था, कब तक हमारे एक्सपेक्टेड है? फिर 20 जून के बाद डेट आएगी, आपको डायनेमिक कैलेंडर शेयर हुआ होगा, उसमें 20 जून के बाद आपके मिड्स है। ओके मैम। ओके जी नुमान बेटा। मैम ये पूछना था कि जो प्रेजेंटेशन है उसमें स्टूडेंट की वीडियो ऑन होनी चाहिए और साथ में जो स्लाइड्स हैं वो आपको शो होनी चाहिए, दोनों चीज़ें? जी बेटा, आपने मुझे पता होगी, आपने ही प्रेजेंटेशन बनाई है। मैम इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, लाइक 5 मिनट 10 मिनट या जितनी हो सके? 5 to 8 मिनट, 5 to 8 मिनट, मैक्सिमम मैक्सिमम 8 मिनट, मिनिमम 5 मिनट। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैंने प्रेजेंटेशन के मुतालिक एक और क्वेश्चन करना था कि प्रेशर सोर के लिए जो है हमारे पास यूवी रेडिएशन की उसकी मोडेलिटी आ रही है और अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी आ रही है, मैम बेस्ट इसके लिए कौन सी रहेगी? बेटा ये तो आप मुझे प्रेजेंटेशन में बताओगे ना। मैम क्योंकि मैंने बुक में सर्च किया था, बुक में ज़्यादातर जो है मुझे यूवी रेडिएशन का उसका एक्सप्लेनेशन आ रही है। कंडीशन क्या है? अल्ट्रासाउंड कंडीशन क्या है? मैम प्रेशर सोर है। प्रेशर सोर्स? यस मैम। ओके बेटा। अच्छा, आपको लग रहा है कि the UV rays which are used for the treat the pressure source. ऐसे ही है हफ्जा? मैम मुझे आपकी समझ नहीं आई थी इतना से, प्लीज करते हैं क्या कह रही थी? बेटा मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हम इस प्रेशर सोर के लिए यूवी रेडिएशन बेस्ट मोडेलिटी ज़्यादा रहेगी कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी? बिकॉज मैंने बुक में सर्च किया था, मुझे ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो यूवी रेडिएशन थी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी उसके अंदर। बट मैम व्हेन आई सर्च इट ऑन द गूगल देयर आर मेनी मोडेलिटीज फॉर द प्रेशर सोर। मैम मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इसमें बेस्ट कौन सी रहेगी ज़्यादातर। मैम उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन भी आ रही थी, अब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन का कोई भी एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर नहीं है प्रेशर सोर के लिए। प्रेशर सोर्स को आप सही कह रहे हो, आप डिफरेंट मोडेलिटी यूज करते हो, आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी यूज करते हो फॉर द प्रेशर सोर्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि आप प्रेजेंटेशन में आपने जो डिफरेंट आपको मोडेलिटी यूज कर सकते हैं फॉर द वन कंडीशन के लिए वो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको में आपको एक ऐसी चूज करनी पड़ती है जिसमें आपको लग रहा हो कि इसके इफेक्टिव ज्यादा है। प्रेशर सोर्स के लिए आप मोस्टली अल्ट्रासाउंड का, जैसे हमने बात की थी कि वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने अल्ट्रासाउंड को इस
कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे यहाँ पे साइड इफेक्ट के थ्रू निकाल दिया, ठीक है। दूसरा यूवी बेस जैसे आज हम कर रहे हैं, आगे हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, तो आई थिंक यूवी जो सी है वो बेस्ट है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी जो सी वो बेस्ट है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक बता देना। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है क्लास, किसी और का कोई और क्वेश्चन? तो मैम हम दूसरी मोडेलिटी को बिल्कुल भी एक्सप्लेन ना करें, जैसे मैम मेरा भी था वीनस अल्सर, उसमें अल्ट्रासाउंड का भी आ रहा था और बुक में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी थी। नहीं, आपने एग्जांपल सबकी देनी है। फॉर एग्जांपल हम ये मोडेलिटी यूज कर सकते हैं और एक्सप्लेन कोई एक करनी है। ओके मैम, ठीक है क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। मैम